संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है? क्या हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों नहीं हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो। ये मौलाना अरशद मदनी है, भारतीय मुस्लिम विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिनों का 34वां अधिवेशन चल रहा था। कोशिश थी सभी धर्मों को जोड़ने की, लेकिन अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसका विरोध मंच पर बैठे जैन मुनि ने ही कर दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है।
जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवाय ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें। हिंदू और जैन धर्मगुरु मंच को छोड़कर चले गए। वहीं अब हिंदू धर्म के साधु संतों और गुरुओं ने अरशद मदनी के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास ही भी 1400 साल पुराना है? हमारे यहाँ तो राम जी का जो काल है वो लाखों वर्ष प्राचीन समय है। आज से 5250 साल पहले भगवान कृष्ण का समय है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। वहीं कुछ हिंदू धर्मगुरु मदनी को अपने बयान का अमल मस्जिदों से शुरू करने की नसीहत भी दे रहे हैं। ओम और अल्लाह को एक मानते हैं, अच्छी बात है, मान लिए तो हर मस्जिदों पे आज घोषणा कर दीजिए कि भाई ओम का प्रतीक लगाया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए, फिर क्या, फिर तो कोई तो मतभेद ही नहीं होगा। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद दो समूहों में बटी है। एक समूह की अगुवाई राज्यसभा के पूर्व सदस्य महमूद मदनी करते हैं, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व मौलाना अरशद मदनी के हाथ में। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं। 2006 में महमूद के पिता और जमीयत प्रमुख असद अहमद मदनी की मृत्यु के बाद संगठन के नेतृत्व पर चाचा भतीजे में जंग हुई और संगठन दो हिस्सों में बंट गया। 34वें अधिवेशन में सबको साथ लाकर महमूद मदनी ने सद्भाव का माहौल बनाना चाहा, लेकिन अरशद मदनी के बयान ने काफी हद तक उस पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के एक महीने बाद ही जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर आपत्ति जताई। सपा के नेता अमीक जमी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए सरकार की ओर से बनाई जा रही परंपरा बहुत गलत है, इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM के सैयद वकार ने जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल उठाए। टीएमसी ने भी जस्टिस गोगोई का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है जब जस्टिस गोगोई को सांसद नियुक्त किया गया था। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि किसी जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं। सरकार कहीं न कहीं उन्हें दूसरे पदों पर भेज देती है, जिससे लोगों का भरोसा न्यायिक व्यवस्था पर कम हो रहा है। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी और अब आपने जस्टिस नजीर को गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते आ रहे हैं कि सरकार के दबाव में हुआ। जस्टिस गोगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाना उन लोगों के शक को और मजबूत करता है। गौरतलब है कि जस्टिस नजीर राम मंदिर के साथ साथ उस पैनल में थे जिसने नोटबंदी पर फैसला सुनाया। 2016 में नोटबंदी की प्रक्रिया को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ की अगुवाई जस्टिस नजीर ने की थी। इसके अलावा ट्रिपल तलाक और निजता का अधिकार के साथ राम मंदिर मामले पर उन्होंने फैसला सुनाया था। इसी वजह से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर सवाल उठा रही है। ये तहजीब का शहर लखनऊ है। यहाँ सड़क पर गाड़ियों का जाम है और ये लोग खुलेआम जाम में पैक बना रहे हैं। जी हाँ,
सही सुन और देख रहे हैं आप। अमूमन जब सड़क पर लंबा जाम लग जाता है तो आप गाने सुनने लगते होंगे, फोन पर किसी से बात करने लगते होंगे, लेकिन इन जनाब का तनाव इतना बढ़ गया कि भारी जाम के बीच कार की बोनट पर ही बोतल खोली और पैक बनाकर चीयर्स करने लगे। सबसे पहले लाल शर्ट वाला आदमी शराब की बोतल खोलता है और गिलास में डालता है। उसके सामने खड़ा आदमी गिलास में पानी डालता है और फिर चीयर्स करते हुए शराब अंदर। कुल मिलाकर फुल भौकाल। जाम में फंसे लोग परेशान हैं, लेकिन इन लोगों की तो अपनी अलग ही दुनिया है। इनकी इस हरकत ने लखनऊ की पुलिस व्यवस्था की पोल भी खोल दी। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नदारद दिखे। वही सड़क पर जाम छलकाते इन लोगों का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो जमकर वायरल हो गया। ये वीडियो लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद ये लोग पुलिस के रडार पर आ गए हैं, जिसके बाद इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।